सम्यक समीक्षा चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 5 सितंबर 2021 शिक्षक दिवस। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म आज के ही दिन हुआ था, क्योंकि वो एक शिक्षाविद भी थे, प्रोफेसर थे और शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य किया था उन्होंने। उनकी उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए उनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है 1962 से। वैसे शिक्षा के क्षेत्र में राधाकृष्णन से अधिक योगदान भी कुछ लोगों का है। उसमें से ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले का नाम लिया जा सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन से बहुत पहले डॉक्टर ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया था। खासकर महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत किया था। उसके पहले महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी भागीदारी नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार, हमारी सियासत और हमारा एलीट सेक्शन, उच्च वर्ग ही त्योहारों को, राष्ट्रीय त्योहारों को निर्धारित करता रहा है। अतः सामाजिक त्योहारों को, राष्ट्रीय त्योहारों को निर्धारण करने में उसने सिर्फ एक वर्ग को खुश करने का काम किया और उसी वर्ग के लोगों ने इन त्योहारों और राष्ट्रीय त्योहारों का निर्धारण किया। बात आप समझ गए होंगे। मैं 3% ब्राह्मण की बात कह रहा हूं जो यूरेशियन है। शुरू से, जब से यूरेशिया से वो आए हैं, तब से हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं और आजादी मिलने के बाद, भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी शासन में, प्रशासन में, हर जगह उनकी बहुत बड़ी संख्या है और वही जो है आज भी देश की नीति का निर्धारण कर रहे हैं। क्या इसमें परिवर्तन होगा? क्या इसे परिवर्तन करने की जरूरत है? इस बात को ओबीसी, एससी, एसटी को सोचना होगा, गहराई से सोचना होगा। जो बातें अभी तक नहीं सोची गई हैं या जो बातें पेरियार, अंबेडकर, ज्योतिबा फुले सोचते थे, अभी उन्होंने जरूर वार किया अंधविश्वास पर, पाखंड पर और बहुत सारी बुराइयों पर, लेकिन अभी बहुत सारी बुराइयों का अंश या आधी बुराइयां, तिहाई चौथाई बाकी हैं। उन पर वार करने की जरूरत है और खास करके जो एलीट सेक्शन है, ब्राह्मण है, उसकी सत्ता को चुनौती देना है। तभी जो है हम एक अम्बेडकरवादी बन पाएंगे, बुद्धिस्ट बन पाएंगे और एक सभ्य नागरिक बन पाएंगे। सबसे पहले समाज से, देश से, राष्ट्र से असमानता को दूर करना है, छुआछूत को दूर करना है, सामाजिक बुराइयों को दूर करना है और एक मानवतावादी समाज, एक समानतावादी समाज की स्थापना करना है। इसके लिए हमारे युवाओं को आगे आना होगा और जो बुजुर्ग हैं उनका भी समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद जरूरी है। हम भी आज बुजुर्ग हो गए हैं। आज मैं 60 साल का हो गया। स्कूल में टीचर ने नाम लिखाने को कोई उस समय जाता नहीं था। टीचर ने अपनी मर्जी से लिख लिया था, हमें बड़ा कर दिया और हमारे बड़े भाई को छोटा कर दिया। हमारे बड़े भाई साहब हैं जो माइनर एजुकेशन में काम करते हैं, नाम है राम आश्रय मौर्य। वो हमसे ठीक 1 साल के बड़े हैं, लेकिन उम्र में
उनसे हमें बड़ा कर दिया। उनका 19 अक्टूबर 1961 लिखा गया और हमारा 5 सितंबर 1961। तो ये तो आज भी होता है प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, जहाँ पर की शिक्षा अशिक्षा का अभी भी है अंश मौजूद, लेकिन पहले से बहुत सुधार हुआ है। एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में हुआ है। लेकिन अभी ये कहिए कि समाज अपनी जहां तक पहुंचना चाहिए हमें, वहां तक हम पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है जो कि हमें पाना है। और आज के ही दिन हमें जगदेव बाबू याद आते हैं, जिन्हें बिहार लेनिन के नाम से जाना जाता है। बाबू जगप्रसाद कुशवाहा का जीवन बहुत संघर्षमय रहा है और उन्होंने आज के 50 साल पहले जो अलख जगाया था परिवर्तन के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, वो भी मौजूद है। उसको अभी बाकी है, अभी उसके लिए काम करना बाकी है। उन्होंने कहा था, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बाबू जगदेव प्रसाद बिहार में पैदा हुए थे। उन्हें बिहार लेनिन के नाम से, क्योंकि वो क्रांतिकारी थे, उनके विचार क्रांतिकारी थे और एक सशक्त राजनेता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उभरे थे और उन्होंने एक आंदोलन का रूप अख्तियार कर लिया था। और इसी आंदोलन से डर करके कांग्रेस पार्टी ने उनका खात्मा किया था 5 सितंबर 1974 को। तो जगदेव बाबू उन्हीं क्रांतिकारियों में हैं जो जिस क्रांति का बिगुल डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार और ज्योतिबा फुले ने किया था। आज हम अगर किसी पढ़ लिख गए हैं, अपना घर है, अपनी गाड़ी है, अपना सब कुछ है, तो वो जो है सिर्फ ज्योतिबा फुले, अंबेडकर और तमाम महापुरुषों के बदौलत है। खास करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत है, जिन्होंने हमें संविधान दिया, समता का अधिकार दिया, आरक्षण का अधिकार दिया, धर्मनिरपेक्षता को लागू किया। देश में पहले एक ही जाति का बोलबाला था, एक ही धर्म का बोलबाला था, सबको उन्होंने ध्वस्त किया। लेकिन अभी यह कहिए कि अवशेष बाकी हैं, खंडहर उसके बाकी हैं, चाहे वो सामाजिक असमानता हो, चाहे वो अन्याय हो, अत्याचार हो, अभी उसको ध्वस्त करने की जरूरत है। और उसके लिए सिर्फ एक ही शस्त्र है, बुद्धिज्म और अम्बेडकरवाद। अगर आप बुद्धिज्म को स्वीकार करते हैं तो अपने आप अम्बेडकरवादी बन जाएंगे, या आप अम्बेडकरवाद को स्वीकार करते हैं तो अपने आप बुद्धिस्ट बन जाएंगे। ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, बल्कि हमने भी मनुवाद को झेला है। झेला क्या है, मैं तो पढ़ाई के टाइम में 1981-82 में जब एक ग्रेजुएशन कर रहा था, तभी इन पाखंडों के खिलाफ आवाज उठाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य थे, राम यतन कुशवाहा, RY कुशवाहा नाम था, राम कृपाल, बहुत सारे लोग थे, राधे श्याम जो कि अभी कोरोना से निधन हो गया। हम लोग मिल करके गांव में जाते थे, इंजीनियर साहब RY कुशवाहा की गाड़ी से, और वहां पर जो भोज भंडारे होते थे, अंधविश्वास पाखंड के कार्यक्रम होते थे, उसमें जाकर के और उन्हीं की मरम्मत किया करता था। और उसका एक बहुत अच्छा परिणाम आया सामने कि कुछ ही वर्षों के बाद, उस समय तो लोगों को बहुत बुरा लग रहा था, 1-2 जगह फिट जाने से भी हम लोग बच गए थे, और लेकिन उसका यह एक बहुत सकारात्मक परिणाम सामने आया कि जिन जिन क्षेत्रों में मैं जाता था, मैं क्या, हमारी टीम, हम लोग जाते थे, उन्हीं टीम वर्क, वो टीम वर्क जो है वो रंग लाया। और आज पूरे प्रतापगढ़,
सुल्तानपुर इलाहाबाद का जो अवधी इलाका है, अवध क्षेत्र जिसे पहले कहा जाता था, यहाँ पर समझिए कि 80% अंधविश्वास पाखंड का खात्मा हो चुका है और लोग बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी बन चुके हैं। अभी बाकी हैं जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, उसमें से कुछ लोग हैं जो कि अभी मनुवाद पर और ब्राह्मणवाद पर विश्वास करते हैं, पाखंड पर विश्वास करते हैं। लेकिन ये कहिए कि बहुत बड़ी कामयाबी हम लोगों को मिली है और अभी तो मैं 60 साल की उम्र में भी आज अपने को युवा समझ रहा हूँ और अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो मैं मानता हूँ कि जिंदगी के 3 चरण पूरे हुए हैं। बचपना, शैशवावस्था को जाने दीजिए, बचपना से जुड़िए। बचपना, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये 3 को मैं क्रॉस कर चुका हूँ और 60 साल का हो चुका हूँ। अब 60 साल के बाद अपने जिंदगी के अनुभव से हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें आपका सहयोग भी जरूरी है कि समाज में समानता, भाईचारा, खुशहाली सब कुछ हो और एक अंबेडकर के सपनों का भारत हो, पेरियार के सपनों का भारत हो, अंधविश्वास, पाखंड, धर्म का बिल्कुल सत्यानाश हो। इस दिशा में काम करने की जरूरत है और इस दिशा में मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, लोगों से जनसंपर्क के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। हमारे परिवार के लोग, हमारी पृष्ठभूमि के लोग हमारा वैल्यू नहीं समझते, लेकिन आज से नहीं, जब मैं शुरू में पत्रकारिता शुरू किया था 1988, मार्च 1988 से मैं पत्रकारिता शुरू किया हूँ। कंपटीशन दिया करता था पहले इलाहाबाद में, उसे छोड़ करके मध्य प्रदेश पीसीएस का दे करके आया हुआ था। फिर एकाएक हमारे भाई, फुफेरे भाई का फोन आया। फोन क्या, उस समय लेटर चलता था, अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड। उसका पोस्ट कार्ड मिला, बोला कि आप आ जाइए, आपको नौकरी, अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आइए पत्रकारिता में हमारे यहाँ ज्वाइन कीजिए। मैं गया और हिंदुस्तान से जुड़ गया और वहां पर मैं लिखना शुरू किया। वहां के जो संपादक थे सुनील दुबे, उनसे तो नहीं, लेकिन जो उप संपादक थे उनसे हमारी अच्छी बनती। प्रसून जी नाम था एक, जो कि अध्यात्म और दूसरे कॉलम को देखते थे, अच्छे पत्रकार थे। उनको मैं लिख करके और हमारी लेखनी शुरू से अध्यात्म पर चली, खास करके बुद्धिज्म, चारवाक और एक नास्तिक दर्शन का जो इतिहास है वो सब मैंने लिखा। हालांकि जो पाखंडवादी दर्शन है, खड़ दर्शन जिसे कहा जाता है, उन पर भी लिखा मैंने, लेकिन अपने ढंग से लिखा, एक समीक्षात्मक ढंग से लिखा। उसमें क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, कुछ अच्छाइयां भी है पाखंडवादी दर्शन में, बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बहुत सारी बुराइयां भी हैं। तो मैं उसको ढंग से समीक्षा करते हुए, उसकी आलोचना करते हुए लिखा और उन्होंने छापा। अगर उनकी जगह कोई ब्राह्मण उप संपादक होता या सहायक संपादक होता तो शायद नहीं छपता। आधे आधे पेज का चारवाक दर्शन पर हमने लेख लिखा और उन्होंने छापा और ये कहा कि आप लिखिए, खूब लिखिए और जितना आप लिखिएगा सब हम छापेंगे। तो वहां से हमारी शुरुआत हुई थी, ये 1988 की बात है। उसके बाद कम्युनिस्ट अखबार में काम किया, जनशक्ति। वहां पर आज जो सांसद हैं अली अनवर, ये हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे, हमारे बड़े भाई थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, वहां के चीफ रिपोर्टर थे। इनके अंडर में मैंने काम किया और क्राइम रिपोर्टिंग का काम शुरू किया था। उस समय क्राइम रिपोर्टर क्या, स्ट्रिंगर कहा जाता था। रिपोर्टर के नीचे एक पद होता था स्ट्रिंगर का, स्ट्रिंगर से शुरू करना पड़ता था, उसके बाद फिर वो रिपोर्टर बनते थे, फिर आगे प्रमोशन होता था। तो वहां से पत्रकारिता शुरू करने के बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। न तो मैंने सरकारी नौकरी या क्लर्क की नौकरी या ठेकेदारी, इस तरह के ऑफर हमारे पास बहुत आए। शुरू से ही अगर मैं चाहता तो नौकरी कर सकता था। हमारे RY कुशवाहा नौकरी देने के लिए बोले, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि हम आपको 1-2 नौकरियां देंगे, लेकिन आपको नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि आपसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं और इस नौकरी में उलझ करके आपको नहीं रहना है।
और ये बात तब की है जब देश राज का इनारा जो कि प्रतापगढ़ में पड़ता है, गोंडा के पास, वहां पर एक सम्मेलन था, उसमें मैं गया हुआ था। उस समय हमारे पिताजी का निधन हुआ था और मैं सिर गंजा किया हुआ था। थोड़े ही दिन हुए थे पिताजी का निधन हुए, तो वहां पर मैंने भाषण दिया था और उसमें ये बोला था कि एक पिताजी नहीं, हमारे तो हजारों पिताजी हैं। आर.वाई. कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, पेरियार, अंबेडकर, ये भी हमारे पिता हैं और एक पिता के खोने से हम अपने साहस को नहीं खोने वाले। और इस पर खूब तालियां बजी थी और आर.वाई. कुशवाहा इतना खुश हुए थे कि लौटने के बाद कहे, रामचंद्र तुम हमें 1-2 दिन में आकर हमारे घर पर मिलो। मैं जाकर के मिला तो उन्होंने कहा ऐसा है कि 1-2 नौकरियां हम तुम्हें देना चाहेंगे, लेकिन तुम्हें नहीं देना चाहेंगे, तुम्हारे लोगों को देना चाहेंगे। तो हमने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने किसी भाई का नाम लिया और उन्होंने उनको नौकरी दे दिया। तो ये जीवन के संघर्षों की एक कहानी है हमारे, जो है कि कितना, अब कहानी संघर्षों की तो बहुत लंबी है, लेकिन संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस समय घर का सपोर्ट खत्म हो गया था और 1978 में जब चरण सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ओबीसी के बच्चों को, दलित समुदाय के बच्चों को, सबको स्कॉलरशिप देने का निर्णय किया था और वो स्कॉलरशिप हमें मिलने लगी थी। 1978 से लेकर के 80 तक हमें मिली है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट दोनों। तो हमारे घर वाले समझते थे कि जो 54 रुपए मिलता था महीने का, कि 54 रुपए कमाने के लिए जा रहा है, ये पढ़ाई करने के लिए नहीं जा रहा है, 54 रुपए लेके आएगा महीने में। इसी 54 रुपए के लालच में उन्होंने हमें पढ़ाया और उसी पैसे से जो हमें मिलते थे, चेक मिलते थे, जाके मुआयना कैश कराना होता था बैंक से और ला करके मैं पिताजी के हाथ पर रख देता था और अपने कर्जे उससे पूरा करते थे। कभी किसी रिश्तेदार से लिए हैं, कहीं से लिए हैं। वो कि मैं एक साइकिल तक नहीं ले सका, साइकिल लेने के लिए मैंने जिद किया, लेकिन हमें घर से निकाल दिया गया। घर से निकालने के बाद मैं 540 रुपए उस समय में मिले थे, 10 महीने की स्कॉलरशिप, उसको लिया और उसमें मैं रामायण का बहुत बड़ा भक्त था, रामचरितमानस का, रामायण में रखा और घर छोड़ दिया। कुछ दूर जाने के बाद नहर के पुल पर बैठा और सोचा कि हमारे हित के लिए जो हमें पैदा किए हैं, अगर उनसे बगावत करना या उनको नाराज करना सही नहीं है। पैसा क्या होता है, इसको दो उनको और साइकिल भूल जाओ। इस तरह से घर पे आकर के मैं दिया, उन्होंने अपना कर्ज उतारा और माँ बहुत खुश हुई, पिताजी बहुत खुश हुए वापस आ जाने से। सब लोगों को डर था कि कहाँ चला जाएगा, क्या होगा। उसके बाद जब मैं 12वीं पास किया तो घर वालों ने पढ़ाने से आगे के लिए इनकार कर दिया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। स्कॉलरशिप तो मिली ही थी और उसी स्कॉलरशिप से जाकर के एडमिशन लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और जो पैसा बचा उसका 4 पहिए की गाड़ी लेकर के केला बेचने का काम शुरू किया। इस काम में हमारे सहयोग देने वाले एक हमारे रिश्तेदार थे, राम सजीवन नाम था, वो एमए कर रहे थे, मैं बीए कर रहा था। तो काफी टाइम तक ये चलता रहा और काफी संघर्षों से मैंने पढ़ाई किया। तो एक बार हमें हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिल गए, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के, धर्मेंद्र कुशवाहा नाम था उनका। और उस दिन मैं आइडेंटिटी कार्ड को जेब से निकाल करके कहीं और रखना भूल गया था। उन्होंने हमारे जेब में पीला पीला आइडेंटिटी कार्ड देख लिया। उसके बाद उन्होंने कहा, बेटा तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो हमारे यहाँ से? मैंने कहा जी हाँ। कहने लगे हमारा नाम धर्मेंद्र कुशवाहा है, मैं इकोनॉमिक्स। मैंने कहा सर मैं जानता हूँ। तो कहने लगे हाँ ठीक है, तुम आकर के हमसे डिपार्टमेंट में मिलो। डिपार्टमेंट में मिला, हमारी सारी फीस माफ हो गई, बुक बैग से किताबें मिलने लगी, पुस्तकालय की, मतलब यूनिवर्सिटी से जितनी सुविधाएं हो सकती हैं उन्होंने पूरा किया और कहा कि कभी कुछ जरूरत पड़े तो कैश के लिए बताइएगा, हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। मैंने कहा सर कैश तो कमा ही लेते हैं केला बेच करके। इस तरह से हमने पढ़ाई किया और उसके बाद जब केला बेचने का काम बंद कर दिया, जब शर्म आने लगी और लड़के हंसी उड़ाने लगे कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस में, लड़कियां भी, तो मैं फिर ट्यूशन का काम शुरू कर दिया और ट्यूशन के करते हुए कंपटीशन किया। कंपटीशन में कई राज्यों में मैंने क्वालिफाई भी किया। इवन मैंने मध्य प्रदेश भी किया, बिहार का भी किया था 1989 में और राजस्थान का प्री क्वालिफाई किया था। मेन के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, टाइम क्या, कोई अड़चन आ गई थी, बड़ी अड़चन आ गई थी, मैं नहीं जा सका इम्तहान देने।
इस तरह से इन संघर्षों को झेलते हुए और मैं फिर पटना गया और पटना से फिर वहाँ जब जनशक्ति अखबार में काम कर रहा था, कम्युनिस्ट अखबार था, इसलिए हमारे सिद्धांतों से उनकी बन पाई। वहाँ से फिर जब वो अखबार ही बंद हो गया और उसी अखबार में काम करते हुए हमें एक पत्रकार जो सीनियर पत्रकार आजकल हैं, बहुत आप उनको जानते होंगे, अजीत अंजुम से मुलाकात हमारी हुई थी और काफ़ी टाइम तक हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहे और उसके बाद उनका अलग जो है टेलीविज़न की तरफ झुकाव हो गया और हमारा जो है फ्रीलांसिंग का ही दौर चलता रहा। अखबारों में कालम लिखना, कैरियर पर लिखना, ये सब चलता रहा। दैनिक जागरण में मैंने 10 साल तक कैरियर पर लिखा, कैरियर सलाह का काम किया, सलाहकार का काम किया। हजारों लेटर आते थे, संपादक बहुत खुश और छापने वाले बहुत खुश, पढ़ने वाले भी बहुत खुश। उन्हीं बीच जो है हमारी बेटी पैदा हुई थी, रूपम नाम था, 1998 में, और संघर्षों का दौर था, उस समय पैदा हुई थी। उसके पैदा होने के बाद ही हमारी आर्थिक स्थिति में चमत्कार हुआ और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उसके नाम से मैंने एक कंपनी बनाई, रूपम कम्युनिकेशन के नाम से, जो एडवर्टाइजिंग का काम और पीआर का काम में करता था। कंपनी काफी अच्छी चली। मैंने गाजियाबाद में 2 घर बना लिया, वैशाली में सेक्टर 1 में, सेक्टर 5 में, सेक्टर 1 में। इसके बाद जो है बेटी की पढ़ाई लिखाई पर दिया और हालांकि हमारे पारिवारिक जीवन में भी कई असुविधाएं हुई थी, जिससे कि असुविधाएं क्या कहेंगे, दुर्घटनाएं कहेंगे। और हमारा डाइवोर्स हो गया था पत्नी से, लेकिन फिर भी मैं बेटी को अपने पास रखा और बेटी को बेटा समझ करके पढ़ाया लिखाया। बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कोर्स कराया था उसको लिफ्ट से, जहाँ पर कि जल्दी के लोगों का एडमिशन नहीं होता है। इस तरह से संघर्षों की एक लंबी कड़ी है। और बेटी जब कंप्लीट करके आई कांगड़ा से निफ्ट का कोर्स, तो इंटर्नशिप किया यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन गुड़गांव में, जो कि अमेरिका की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। उसके बाद जब वो घर आई तो फिर लौट करके कांगड़ा या फिर यूनाइटेड कलर्स नहीं जा सकी और टीबी की बीमारी हुई, उसका इलाज चल रहा था और इलाज के लिए अस्पताल गया हुआ था। उसी समय उसको कोरोना पकड़ लिया और 2 जून 2021 को दुनिया में नहीं रही। 23 साल क्या, 22 साल 6 महीने 1 दिन 18 घंटे 50 मिनट उसकी जिंदगी रही। 11 नवंबर 1998 पैदा हुई और 2 जून 2021 को 3:50